चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था गरीबी के कारण और कारण से होने वाली समस्या। गरीबी नहीं था, बेरोजगारी था। दोनों मिलता जुलता है, ठीक है। अरे बेरोजगार रहेगा तो गरीब बनिए जाएगा। गरीब हुआ इसलिए कि वो बेरोजगार था। नहीं समझे? ठीक है। तो कारण में हम पूरा का पूरा डिटेल कल दिए हैं और इस बेरोजगारी से समस्या क्या है तो तुम लोग को कल पूरा डिटेल हम दिए, ठीक है। बेरोजगारी वर्तमान समय में एक गहन या विशेष समस्या बनकर के उभर रही है, ठीक है ना। और समस्या होने के साथ ही साथ वर्तमान समय में ऐसी प्रवृत्ति आ गई है कि जिससे भ्रष्टाचार हो गया है, कुंठित हो गए हैं, ठीक है ना, या नशीली पदार्थों का सेवन करने लगे हैं। जब हम लोगों ने इनका गहन अध्ययन अवलोकन किया तो पता चला कि इनके पीछे समस्या से यदि समाधान खोजेंगे तो समाधान जानने से पहले हम कारण पे आ जाएंगे। और कारण जब हमने ढूंढा तब हमें निम्न कारण पता चला। समझ में आया? कोई जरूरी नहीं है, जब भी हम क्या बोले हैं, लेखन शैली जब भी लिखो तो दो तरीके का फिल्म स्टाइल अपना लो। एक या तो साउथ का फिल्म अपना लो, साउथ का फिल्म, एक तो तुम्हारा हिंदी फिल्म है। ये है हिंदी फिल्म का कहानी क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही लिखना स्टार्ट करेगा। कि कारण मतलब पहले कारण लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, समस्या लिखा, ठीक है ना। साउथ के फिल्म में क्या होता है, फिल्म स्टार्ट हो जाता है, आधा इंटरवल हो जाएगा तब कहेगा 20 साल पहले, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, यहाँ समस्या से स्टार्ट किए, कारण पे गए। और हिंदी वाला फिल्म में कारण से हम लोग कहाँ गए, समस्या। तो लेखन शैली तुम किसी भी स्टाइल में कर सकते हो, लेकिन कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। नहीं समझे? अब कनेक्शन है ये नहीं है किसी में, तब पता चलेगा एक बात यहाँ है एक बात वहां। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट सवाल है, कारण देख लिए थे, कारण के बाद समस्या देख लिए थे, समस्या के बाद जो है समाधान करेंगे तो उसी समस्या को हम लोग समाधान की ओर निकाल देंगे, ठीक है। क्या था, प्रकार कितना था, तो वो सभी चीज हम लोग देख लिए थे। अभी वर्तमान समय में कैसा युग चल रहा है, उदारीकरण और वैश्वीकरण का युग चल रहा है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इस एलपीजी के दौर में, ठीक है ना, उदारीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, या इसको हम लोग बोल सकते हैं निजीकरण के युग में इसका क्या प्रभाव पड़ा है तो बेरोजगारी में। तो इम्पोर्टेंट ये प्रभाव पड़ा है कि सबसे पहले तो रोजगार सृजन अब ज्यादा हो रहा है। तुमको भले देखने में नहीं लग रहा है, रोजगार सृजन अब ज्यादा हो रहा है तुलनात्मक पहले के, ठीक है। अब यदि पॉपुलेशन बढ़ गया है तो पॉपुलेशन बढ़ा है तो जनरेट भी तो हो रहा है ना, जैसा काम हो रहा है, कैसा नया नया काम हो रहा है। अभी मान लो कि अभी एक लड़की लिखी है, सपोज करो, अभी वैश्वीकरण का युग चल रहा है। अब ऑनलाइन खाना से लेकर के राशन तक जो है ऑनलाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है? ऑनलाइन राशन से लेकर के मतलब टोटल चीज ऑनलाइन को ये कर दिया। तो ऑनलाइन में जो है पहुंचाएगा कोई भी तो आदमी, मेडिएटर चाहिए ना। हम मान लो कि एक ऑनलाइन सेंटर खोले, हमको सामान भेजना है जो है अमित के घर में, तो अमित के घर में कौन, कोई तो आदमी पहुंचाएगा, ठीक है। तो बीच में मीडिएटर का काम किया तो उसको काम मिला कि नहीं। तो रोजगार सृजन अब कुछ ज्यादा हो गया है। इसी रोजगार के साथ नीचे का पॉइंट देखो, स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार। ये रोजगार सृजन के बाद नीचे का पॉइंट देखिए क्या है, स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार। स्वरोजगार मतलब यदि हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अभी देखो 10 लाख रुपया आपको लोन मिलेगा उद्यमी योजना के तहत। अब महिला है तो घर का कोई मतलब एक इंटरनली कोई वर्क इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपया तक का क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। लोन लेकर के इसका मतलब आपने क्या स्टार्ट किया, स्वरोजगार, ठीक है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए और इसी के अलावा आपने 10 लोगों को क्या दे दिया, 10 लोगों को रोजगार दे दिया। तो कल हम तुमको बताए थे ना कि वर्तमान समय में कोई 15 लाख 20 लाख लगा करके यदि नौकरी करता है
तो हम समझते हैं दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी। उतना में अपना दिमाग लगा करके जो है क्या करो, एक नया इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करो। ठीक है, स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार, ये हो गया, बोलो ना, है ना? ठीक है, तो ये कब हुआ है? तो जब सुविधा मिल रहा है तब ना। लेकिन इसमें भी समस्या है, आगे बताएंगे। बोल तो दिया है सरकार 10 लाख लोन देंगे, उसमें भी दे दिया है महिला को, महिला में भी दे दिया है कि कैटेगरी महिला को देंगे, मान लो ST SC को देंगे। तो तुमको महिला को प्रमोट करना है तो सब जगह करो, सब महिला को करो, नहीं समझे? अब क्या करता है, जानबूझ करके देखो, एक गांव में जाओगे, जैसे मान लो मेरे गांव में जाइए, अब मान लो हमको जानकारी, और तुम छोटा कैटेगरी का व्यक्ति, तुमको इस जानकारी नहीं, हमको तो लोन मिलेगा नहीं। तो हमने इसको क्या बोला कि देखो तुम कागज पत्र दे दो, ठीक है, और तुम्हारे नाम से हम कोई एक बिजनेस कर लेते हैं, इसके नाम से पैसा उठा लीजिए, काम आ गया मेरे पास, हम काम कर रहे हैं, बदले में इसको क्या मिल रहा? ज्यादा से ज्यादा हम क्या किए इसको, तो मंथली बेसिस पे रख लिए हैं, है ना? परसेंटेज उसको जानेगा तब ना, तो उसको कहेंगे कि 20,000 रुपया तुमको महीना देंगे, खाली आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो, जहां साइन कराएंगे करा लेना। ठीक है, उसको थोड़ा पता है, अब बैंक से सेटिंग होता है। ठीक है, तो जिसके पास दिमाग है ना, या कभी कभी सुनता होगा जिसके पास पैसा है उसी के पास पैसा आता है, तो बुद्धि लगा लेता है पैसा के लिए, ये गलत बुद्धि लगा लेता है। ठीक है, कभी भी जिंदगी में पैन कार्ड आधार कार्ड ये सभी किसी को दूसरे को मत दीजिएगा। पैन कार्ड आधार कार्ड ये सभी अभी बैंकिंग सेक्टर में आएंगे तब बताएंगे। पैन आधार किसी और का, लोन किसी और के नाम से चल रहा है, तगादा किसी और के यहाँ हो रहा है। चलो, तो स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार हो गया। अभी हम लोग क्या है बाबू, फ्री ट्रेड है, मुक्त व्यापार है, अभी हम लोग फ्री ट्रेड अपना रहे हैं ना। अब मान लो कि वैश्वीकरण का ही प्रभाव है ना, कि जापान के लोग भी आकर के भारत में क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं। पहले क्या था, कुछ ना कुछ पाबंदी था, तो ये पाबंदी के कारण लोग विदेशी सब आते नहीं थे। अब क्या है, फ्री ट्रेड है, तो फ्री ट्रेड जैसे ही हुआ, अच्छा बोलो बाबू, जापान का कंपनी आया, या मान लो कि ब्रिटेन का कंपनी आया, तो ब्रिटेन का कंपनी आया तो ब्रिटेन से आदमी लेकर के आएगा, यही का ना आदमी रहेगा, तो आदमी यहाँ का रहेगा तो रोजगार किसको मिला, यहाँ के आदमी को मिला। हमारे पास कच्चा माल था, अच्छा यहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया, तो कच्चा माल कहाँ, ब्रिटेन से लेके आएगा, तो कच्चा माल हमसे लिया, तो मतलब हमारा सामान भी बिक गया, हमारे व्यक्ति को रोजगार भी मिल गया। ये फ्री ट्रेड का असर है। अब बात समझ में आया? अब फ्री ट्रेड में भी अब क्या है, प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, तो निजीकरण है तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करें। बात समझ में आए ना? तो ये क्या आ गया, मुक्त व्यापार और निवेश में वृद्धि हुआ, तो ये किसका असर है, ग्लोबलाइजेशन का। क्लियर है? चल नेक्स्ट, निर्माण विनिर्माण प्रसंस्करण क्षेत्र। निर्माण विनिर्माण मतलब समझ गए बाबू, क्या समझे? आपको इकोनॉमिक्स में जो पहला पार्ट हम लोग प्राइमरी टर्सरी और सेकेंडरी में बताए थे, निर्माण और विनिर्माण। ये है साइकिल का पहिया, ये है साइकिल का हैंडल, ठीक है, ये है साइकिल का घंटी, ये है साइकिल का सीट, ये कल पुर्जा अलग अलग बना, तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इसको हम लोग क्या बोले, निर्माण, क्या बोले, निर्माण। अब ये साइकिल का पहिया यहाँ लगा दिए, इसमें एक डंटा जोड़ दिए, सीट बैठा दिए, यहाँ घंटी लगा दिए, ये हमारा बन गया एक साइकिल। क्या बन गया, साइकिल। इसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आया? मतलब पहले से सामान मेरा निर्मित था, उस निर्मित से हम लोगों ने एक नया चीज बना दिया। नहीं समझे? दिमाग में सेट हुआ? अभी नहीं देखता है कि 10 साल का बच्चा ने एक नया आविष्कार कर दिया, ठीक है। आविष्कार मतलब खोज और आविष्कार में यहीं पे न अंतर हो जाता है। खोज और आविष्कार में अंतर क्या है, मतलब ये खोजे हम, मान लो कि कोई एलिमेंट हम खोजे, ये चांदी खोजे या सोना खोजे, ये खोज हो गया कि पहले हमारे पास सोना नहीं था, अब सोना हम खोज लिए।
सोना का क्या मिला, स्टोन मिला, ठीक है, पत्थर मिला, और वो पत्थर से हम लोगों ने क्या बनाया, कान का झुमका, है ना, कान का बाली, है ना, नाक का नथनी, ये सभी चीज हम बनाए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया कि सोने लेकर के टांगती नहीं ना, तो वही हो गया। तो ये हमारा जो है निर्माण हुआ, और निर्माण से हम लोगों ने एक नया चीज बना दी। अभी नया नया चीज मार्केट में लाते रहता है। पहले आज से 8 साल पहले, 5 साल पहले ई रिक्शा था? नहीं था। पहले एकदम शुरुआत बैलगाड़ी से हुआ, बैलगाड़ी के बाद टमटम आया, टमटम पे बैठे होगे ना तुम लोग, ठीक है, घोड़ा गाड़ी आया, घोड़ा गाड़ी के बाद देखो अभी ई रिक्शा आ गया। तो नया नया चीज आते रहता है, ठीक है। लोगों ने दिमाग लगाया कि जब मोटरसाइकिल बन गया है तो ई रिक्शा में इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम। बैटरी लाया, 3 गो पहिया है, ठीक है। अब पहले देखना 3 पहिया वाला मोटरसाइकिल होता था, 4 पहिया वाला, है ना, ताकि वो गिरे नहीं। तो उसी को कन्वर्ट कर दिया, नया मोडिफाइड कर दिया, तो क्या बन गया, ई रिक्शा। तो रोजगार का साधन बन गया ना। तो यही चीज है, दिमाग में सेट रखना बाबू। तो निर्माण विनिर्माण प्रसंस्करण क्षेत्र में क्रांति। प्रसंस्करण मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग। अब प्रसंस्करण पहले क्या होता था, सपोज करो आलू होता था या टमाटर होता था, ठीक है, आलू हो गया, टमाटर हो गया। यदि तुम ज्यादा दिन तक रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है ना। टमाटर भी ज्यादा दिन तक रखोगे तो क्या होगा, सड़ जाएगा। अभी इसके लिए हम लोगों ने क्या बना दिया, कोल्ड स्टोरेज बना दिया। ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम लोग क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। बात समझ में आया? तो समय के अनुसार आया ना, बोलो हाँ ना। अभी आम जो है, आम का सीजन में आम खाते हैं, तुमको जब चाहिए, अरे आम नहीं मिलेगा, आम से बना हुआ निर्मित चीज तो मिल जाएगा, नहीं समझे, ठीक है। तो वही, तो वो किसका है, प्रसंस्करण का फायदा है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो सीजनेबल फल हुआ करता था, अब आप सब दिन खाइए। प्रसंस्करण क्षेत्र में भी क्या आ गया, यहां ध्यान दो, कुशल श्रम, जिसको पूरा जानकारी था, कुशल वाले एक तरफ हो गए और कुशल वाले एक तरफ हो गए। प्रसंस्करण क्षेत्र क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, एसईजेड। एसईजेड पीछे हम बताए थे कि 2 भाग में भी बट गया है ना। एसईजेड क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मान लो कि जहां पे जो एरिया है, जहां पे जो एरिया है, सपोज करो ये मेरा एरिया है भागलपुर, ठीक है, और भागलपुर हमारा एसईजेड का एरिया हम ले लेते हैं। क्यों, तो यहाँ तसर का जो है रेशम कीड़ा, मान लो रेशम कीड़ा है, तो हम लोग क्या कर लिए, रेशम के लिए स्पेशल एक एरिया बना दिए, ठीक है। अब तुम कहेगा कि मधेपुरा में जाकर के रेशम वाला तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन हो गया, विशेष आर्थिक सेंटर हो, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन बन गया, जिसके कारण अब व्यक्ति पलायन कम हो रहा है, माइग्रेशन कम हो रहा है, ठीक है ना। जहां पर भी है जो रोजगार मिल रहा है वो काम कर ले रहा है, ठीक है। चलो एसईजेड क्लियर। नेक्स्ट, अभी तुलनात्मक रूप से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो बायोटेक के क्षेत्र में हो या न्यूक्लियर के क्षेत्र में हो, तो तकनीक का विस्तार हुआ ना बाबू। तो हर चीज में तकनीक का विस्तार हुआ, इंडस्ट्री से लेकर के एवरीथिंग। क्लियर है? अच्छा, तकनीकी विस्तार हो गया तो आर्थिक समृद्धि आया, बोलो हाँ, आर्थिक समृद्धि आया कि नहीं। आर्थिक समृद्धि आया तो ये क्या किसको दर्शाएगा, आर्थिक विकास को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, और आर्थिक विकास अच्छा हुआ तो आपका आर्थिक समृद्धि अच्छा हुआ तो प्रति व्यक्ति आय कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय अच्छा हो जाएगा तो आप बेरोजगार कैसे हैं, आप गरीब कैसे हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, उदारीकरण वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। क्लियर है, इतना पॉइंट आपको क्लियर है। लेकिन कुछ समस्या उभर करके आ रहा है, ये तो अभी हम दिखा दिए कि बेरोजगारी जो है हट रहा है, ये वो, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ समस्या है। जैसे दोषपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीति। राजकोषीय की बात करेंगे तो ये आ जाएगा सरकार, कौन आ जाएगा, सरकार।
और मौद्रिक की बात करेंगे तो ये कौन आ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर। राजकोषीय सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां, मौद्रिक मतलब हो गया बैंकों द्वारा बनाई गई नीतियां, ठीक है। जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक दर है। अब मान लो बैंक रेट तुम्हारा ज्यादा है, तुम बोल तो दिया कि 10 लाख लोन हम देंगे, सपोज करो 10 लाख लोन देंगे, लेकिन इसमें बैंक रेट ज्यादा है, तो तुम काहे लेगा इतना इंटरेस्ट पे, जितना का हम कमाएंगे नहीं उसको लोने में चुकाएंगे। तो दोनों को बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा, ये तो सरकार की भी जो कुछ कुछ नीतियां हैं तो वो सबको ध्यान में रख करके, तो जब भी सरकार जो पॉलिसी बनाता है, मान लो बोल दिया कि कृषकों को हम दे रहे हैं सब्सिडी, तो इसका मतलब कृषक वर्ग को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन उससे और किसी को तो नुकसान हो सकता है ना। नहीं समझे मेरा बात। तो यही चीज है। तो राजकोषीय नीति जो सरकार द्वारा बनाई जाती है, जिसके कारण कहीं कहीं दोषपूर्ण दिखाई दे देता है, तो वहीं मौद्रिक नीति में भी जो है, जो आरबीआई द्वारा संचालित होती है, वहां पर भी हमको दोषपूर्ण दिखाई दे देता है। अब सरकार बोल दिया कि 10 लाख लोन देना है, कहां देना है, 10 लाख लोन देना है, तो आप कहां से लोन लीजिएगा, बैंक से ना लीजिएगा। अब बैंक में चक्कर लगाते लगाते कहिएगा कि हम छोड़ दीजिए, लोन नहीं लेंगे, ठीक है। अब बैंक का चक्कर लगाते लगाते लास्ट में बैंक को बोला कि बहुत दौड़ रहा है, तो बीच में बाहर मीडिएटर खड़ा रहेगा, तुमको लोन करवा दे, हाँ करवा दीजिए, कितना पैसा, 3%। कितना परसेंट, 3%। मतलब जितना सेक्शन होगा 10 लाख, तो 10 लाख का 3% निकाल दो, है ना। अभी तो 10% तक चला जाएगा, 1 लाख रुपया चल गया, 9 लाख मैनेजर का हाथ में। लेकिन हाँ, प्राइवेट आने के कारण, प्राइवेट बैंक के आने के कारण अब क्या होता है कि थोड़ा लोन जल्दी हो जाता है तुलनात्मक सरकारी बैंक। अब बैंक ICICI जाइए, एक्सिस बैंक जाइए, HDFC जाइए, लोन देने के लिए बेताब रखता है। समझ में आया, तो ये चीज है। तो वही हो गया मौद्रिक नीति। और कर प्रणाली, टैक्सेशन, टैक्स में आपको क्या है, सबके लिए अलग अलग है, तो टैक्स में भी ये है, तो वहां पे हमको एक समस्या उत्पन्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सरकार की अक्षमता। सरकार की अक्षमता से तात्पर्य क्या हो रहा है बाबू, है ना, असफल भी होता है। मान लो कि सरकार कितने दिन के लिए बनी, 5 साल के लिए, अब कभी कभी 21 साल में सरकार हट गया, दूसरा सरकार आया, तो ये इसका पॉलिसी क्या करता है, हटा देता है, अपना पॉलिसी लाते रहता है, तो नया चीज एकदम, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो वही है, भ्रष्टाचार के कारण भी आपका कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो ये निवारण हो गया कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में बेरोजगारी को कुछ ना कुछ हम लोग बहुत हद तक कम कर लिए हैं, लेकिन इसमें भी गुणवत्तापूर्ण परिवर्तित, मतलब अब अच्छा मिल तो रहा है, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में हम लोग गुणवत्तापूर्ण चेंज हो जा रहा है। अब मान लो कि हम पुल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ठीक है, और रातों रात जो है पुल बनाया, दूसरे दिन पुल जो है गिर गया, तो गुणवत्तापूर्ण जो मेरा बनना चाहिए था वो क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। नहीं समझे, ये अभी कितना पुल बिहार में ढह रहा है, देख रहे हो ना। जनसंख्या, जनसंख्या में देखो, सिंपल जनसंख्या जो प्रश्न पूछ रहा है ना, वो फ्री में प्रश्न पूछ रहा है। तो जनसंख्या में ना कुछ कुछ व्यक्ति हैं जो थ्योरी दिए, जैसे माल्थस। माल्थस का जो है एक थ्योरी है कि जनसंख्या, देखो जनसंख्या हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी मतलब समझ में आया, एक है, एक के बाद हमारा क्या होगा, 2 होगा, 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 16 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जबकि खाद्यान्न सामग्री जो है वो हमारा जो है समांतर श्रेणी में डेवलप होता है, समांतर श्रेणी में होता है, जैसे है 1 2 3 4 5 6 ऐसे विकसित होता है। बात समझ में आया। तो माल्थस क्या थ्योरी दिए हैं कि जनसंख्या ऑलवेज, मतलब जनसंख्या हमेशा जो बढ़ती है वो किस रेंज में बढ़ती है, गुणोत्तर श्रेणी में। बात समझ में आया। और ऐसा प्रत्येक 25 वर्ष में होता है, ऐसा प्रत्येक 25 वर्ष में होता है। मान लो कि अभी यदि जनसंख्या 1 करोड़ है, 25 वर्ष बाद क्या हो जाएगा,
है ना, डबल कर दीजिए तो 1 का 2 करोड़। ठीक है, बात समझ में आया ना। तो ये हमारे कौन थ्योरी दिए हैं, तो माल्थस महोदय दिए। बात समझ में आया।